नमस्कार दोस्तों, मैं अभिमन्यु सिंह स्टडी एंड सिक्योर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, जो शासन की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है। ठीक है, वास्तविक शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो नाम मात्र के प्रधान कौन होते हैं? हम लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था पिछले वीडियो में। नाम मात्र के प्रधान राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, नाम मात्र की शक्तियाँ किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। जैसे कोई भी काम जो होता है वो राष्ट्रपति के नाम से होता है। ठीक है, लेकिन काम वो करता कौन है? प्रधानमंत्री करते हैं, मंत्रिमंडल की सहायता से। ठीक है, आइए नीचे। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति व मंत्रिमंडल के बीच कड़ी का काम करते हैं। ओके, आर्टिकल 74 अनुच्छेद 74 कहता है राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद का गठन होगा। ठीक है, आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति की सलाह एवं सहायता के लिए मंत्री परिषद का गठन होगा। ठीक है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार काम करेगा। मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह को न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। ठीक है, इसको हम लोग मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल, इसको हम लोग नीचे डिटेल में डिफ्रेंशिएट करके पढ़ेंगे। अभी नीचे चलते हैं। तो आर्टिकल 74 में क्या था? आर्टिकल 74 में था कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद का गठन करेंगे। ठीक है, किसके सलाह पे? प्रधानमंत्री के सलाह पे। आर्टिकल 75 कहता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है ना कि मनोनीत या निर्वाचित। देखिए यहाँ पे समझिएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, ना कि मनोनीत या निर्वाचित। देखिए मनोनीत किसको बोलते हैं? जैसे राष्ट्रपति लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 एंग्लो इंडियन को चूज करते हैं। ठीक है, एंग्लो इंडियन को वो मनोनीत करते हैं। ठीक है, जो समाज विज्ञान से होते हैं, हिंदी से होते हैं, साहित्य से होते हैं, जो 12 और 2 इधर, टोटल 14, उन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ठीक है, और निर्वाचित उसे कहते हैं जो जनता द्वारा सीधा, जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ। ठीक है, लोकसभा का जो चुनाव होता है उसमें जो मंत्री, उसमें जो उम्मीदवार जो खड़े होते हैं, सीधा वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, तो वो निर्वाचित हो गए। हाँ, और लेकिन प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, ना कि मनोनीत या निर्वाचित। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति लोकसभा व राज्यसभा के बहुमत दल के नेता को बनाया जाता है। मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। ठीक है, ये प्रधानमंत्री को मिलाकर 15% से अधिक नहीं होगा। जैसे अभी लोकसभा में टोटल कितना, मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट कितना है? 545। ठीक है, तो 545 में 15% मंत्री परिषद के मंत्रियों की संख्या होगा। ठीक है, 15% मतलब 545 इंटू 15/100। ओके, यह प्रावधान 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। देखिए यहाँ पे समझिएगा, मंत्री परिषद, पहले यहाँ पे हम समझा देते हैं मंत्री परिषद में कौन कौन आता है। देखिए मंत्री परिषद में प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री, उप राज्य मंत्री। ठीक है, ये सभी मंत्री परिषद में आते हैं। हाँ, तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। सभी लोग किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगर कोई मंत्री परिषद में कोई भी मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्री परिषद के पूरे मंत्री को अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, हम भी डूबेंगे तो तुमको भी साथ में लेके डूबेंगे, वही वाला हाल है। सामूहिक रूप से सबको ही साथ में
लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं एवं व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। ठीक है। अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्याग पत्र दे देते हैं तो इस स्थिति में संपूर्ण मंत्रिपरिषद स्वतः भंग हो जाती है, लेकिन लोकसभा भंग नहीं होती है। ठीक है। प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्यता, एलिजिबिलिटी क्या क्या होना चाहिए? तो देखिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन संसद में किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। अगर नहीं है तो 6 माह के अंदर उसे किसी भी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य होगा। देखिए, यहाँ पे लॉजिक पीछे इसके पीछे का बात हम लोग समझते हैं। जो 6 माह के अंदर, देखिए क्या होता है ना कि जैसे कोई उम्मीदवार मंत्री के लिए, पद के लिए वो खड़ा होते हैं, चुनाव लड़ते हैं, और अगर वो चुनाव हार जाते हैं, ठीक है, और वो चुनाव हार जाते हैं, लेकिन उनका पोस्ट पद वो देना ज़रूरी होता है। ठीक है। तो उन्हें वो पद दे दिया जाता है, लेकिन उन्हें 6 माह के अंदर लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य होगा। अधिकतर राज्यसभा का ही सदस्य बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग कैटेगराइज नहीं करेंगे। लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य होगा। कम से कम 25 वर्ष का होगा। देखिए, लोकसभा में मंत्री बनने के लिए आपको कम से कम 25 वर्ष का एज होना चाहिए, कम से कम 25 वर्ष का आपको होना चाहिए मस्ट। और राज्यसभा में 30 वर्ष के लिए। तो अगर क्वेश्चन आए प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितना वर्ष होना चाहिए, तो कम से कम 25 वर्ष। ठीक है। अगर कैटेगराइज करके पूछे राज्यसभा के अनुसार, लोकसभा के अनुसार, तो राज्यसभा के 30 और लोकसभा जो कि कम से कम है 25 वर्ष। और अधिकतम आप कितना भी 100 वर्ष जीते हैं, 102, 150, आप आराम से खड़े हो सकते हैं। ठीक है। भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पे ना हो। शपथ, प्रधानमंत्री को शपथ, पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? उपराष्ट्रपति दिलाते हैं। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। त्याग पत्र राष्ट्रपति किनको देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किनको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है। पदावधि, प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं रहता। जैसे हम लोग सामान्यतः पढ़ते हैं प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन उनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पे रहते हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री के कार्य व शक्तियाँ, प्रधानमंत्री मंत्रियों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को उनके नाम की सिफारिश करते हैं। जैसे निर्मला सीताराम को वित्त मंत्री देना चाहिए, किनको रेलवे मंत्री बनाना चाहिए, किनको रक्षा मंत्री बनाना चाहिए, ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं। ठीक है। मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित करता है तथा उनमें फेरबदल प्रधानमंत्री का ही काम होता है। मंत्रिपरिषद के बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। संसद का सत्र आहूत करने का, सत्रावसान करने का सलाह प्रधानमंत्री देते हैं राष्ट्रपति को। ठीक है। नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और राष्ट्रीय एकता परिषद का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री सेनाओं के राजनीतिक प्रमुख भी होता है। ठीक है। यहाँ पे हम लोग प्रधानमंत्री का क्रमानुसार पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 1964 तक रहा। एकमात्र मनोनीत एवं निर्वाचित प्रधानमंत्री रहे। देखिए, यहाँ पे एकमात्र मनोनीत एवं निर्वाचित इसलिए कहेंगे क्योंकि देखिए ये प्रधानमंत्री बन गए थे 15 अगस्त 1947 को। ठीक है। लेकिन चुनाव कब हुआ था? चुनाव हुआ था 1952 में। ठीक है। इसलिए एकमात्र मनोनीत एवं निर्वाचित प्रधानमंत्री ये रहे हैं।
सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा, 16 वर्ष 9 महीना का। 1954 में पंचशील समझौता हुआ। ये पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था। 1960 में पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता हुआ। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ। 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई तथा गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ। भारतीय सेना की यहाँ पे पराजय होती है, ठीक है। या इसी समय पहला आपातकाल लगता है, 62, 1962, 1971, 1975, ठीक है। 1964 में कार्यकाल के दौरान ही पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है। दूसरे नंबर पे आते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लोग जब ये 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारी लाल नंदा ये काम करते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे लाल बहादुर शास्त्री जी आते हैं। इनका कार्यकाल 1964 से लेकर 1966 तक रहता है, ठीक है। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। भारत यहाँ पे विजय होता है। इसी युद्ध में लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। पता है यहाँ पे जय जवान जय किसान का नारा क्यों दिया गया था? क्योंकि भारत उस समय बहुत ही आर्थिक कमज़ोर, बहुत ही भारत का इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ही ख़राब था, बहुत ही ज़्यादा। किसानों के लिए भी, जवानों के लिए भी, आम लोगों के लिए भी, सभी के लिए। तो इसी समय लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था और ये युद्ध भारत जीत लेता है। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता भारत पाकिस्तान के बीच होता है। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच होता है और 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में ही रहस्यमय ढंग से मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे एक दिन बाद ही समझौता होता है, एक दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है रहस्यमय ढंग से और आज तक उनका पता नहीं चला कि मृत्यु कैसे हुई। ये पहला वीडियो है प्रधानमंत्री का, सेकंड वीडियो जल्द ही आ जाएगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।